Hello students, as in the last video we discussed about the Poisson distribution and some important theorems and problems of the Poisson distribution. Now the last topic of the probability distribution is the normal distribution. ठीक है, तो इससे पहले हमने पढ़ा है probability distribution में binomial distribution and Poisson distribution. These are the most important और most useful theoretical distribution for the discrete variables. तो discrete variable का मतलब है that is they relate to the occurrence of the distinct event. तो वहाँ पर हमने जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन किया था तो हमने कहा था कि कोई भी इवेंट अगर होगा तो या तो उसको सक्सेस से रिप्रेजेंट करेंगे या फेलियर से. दीज आर द डिस्क्रीट वैल्यूज़. ठीक है, बट in order to have mathematical distribution suitable for dealing with quantities whose magnitude is continuously variable. ठीक है, तो ऐसी वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटी अगर हमने डिफाइन करनी है जिनका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है तो उसके लिए फिर हम डिस्क्रीट वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते, यानी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ नहीं कर सकते. सो अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन इज़ रिक्वायर्ड और नीडेड. तो हमें कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत होती है. द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ मोस्ट यूजफुल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द कंटिन्यूस वेरिएबल. तो यहाँ पर जो हम नया डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे दिस इज़ फॉर द कंटिन्यूस वेरिएबल और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन. अ कंटिन्यूस random variable x is said to be follow the normal distribution with the mean mu. Mu is the mean of the distribution and the standard deviation sigma is represented by the probability function px is equal to 1 upon sigma under root 2 pi e की पावर माइनस x माइनस म्यू का स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर. So this is the probability function and the continuous random variable which follow the normal distribution have the probability function in this form where x is the values of the continuous random variable. जहाँ पर x है continuous random variable की value, mu is the mean of the normal random variable, e is the mathematical constant whose value is 2.7183, pi is the constant 3.14 and under the value of under root 2 pi is 2.5066 and sigma is the standard deviation. Now the curve which represent the normal distribution, normal probability distribution is called normal distribution curve. तो यहाँ पर जो भी probability हम डिफाइन करते हैं एक कर्व के बेसिस पे डिफाइन करते हैं और उस कर्व के अंडर जो एरिया ऑक्यूपाई हो रहा है उस एरिया के बेसिस पे डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द मीन. तो मीन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, इट इज़ बेल शेप्ड, ये बेल शेप्ड होता है. इन विच द मीन इज़ वेरी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, sorry the value of the random continuous random variable is vary from minus infinity to plus infinity. The mean is minus infinity to plus infinity and the standard deviation is greater than 0. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं सम प्रॉपर्टी ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. तो द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आर द कर्व रिप्रेजेंटिंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और नॉर्मल कर्व. ठीक है, द नॉर्मल कर्व इज बेल शेप्ड एंड सिमेट्रिक अबाउट इट्स मीन. जैसा पीछे हमने कर्व में देखा था ये सिमेट्रिक होता है मीन के रिस्पेक्ट में. तो डिफरेंट मीन और डिफरेंट स्टैंडर्ड एविएशन के लिए जो हमारा कर्व है वो डिफरेंट बनेगा. नॉर्मल कर्व डिफरेंट हो सकता है. तो यहाँ पर अपनी कैलकुलेशन के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं इन विच द मीन इज़ 0 एंड द स्टैंडर्ड एविएशन इज़ 1. जहाँ पर हम कहते हैं मीन ओरिजन पे है यानी मीन की वैल्यू 0 है और स्टैंडर्ड एविएशन कितना है 1 है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉर्मल रैंडम वेरिएबल इज़ इन एन इंटरवल x1 टू x2. अगर किसी इंटरवल में हमने रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी है कर्व के थ्रू देन इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द कर्व. तो उस कर्व के x1 से x2 तक उस कर्व ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है और इसको इंटीग्रेशन फंक्शन से हम डिफाइन कर सकते हैं. दैट इज़ इंटीग्रेशन x1 टू x2 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई की पावर माइनस x माइनस म्यू का स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर इंटू डी एक्स. The area under the normal curve gives us the proportion of the cases falling between the two numbers, or we can say that the probability of getting a value between the two numbers. तो जो एरिया है इस नॉर्मल कर्व के अंदर वही हमें क्या देता है उन दो नंबर के बीच में किसी नंबर के किसी वैल्यू के आने की प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करता है. द नॉर्मल कर्व विथ जीरो मीन एंड यूनिट दैट इज़ 1 स्टैंडर्ड एविएशन. ऐसा नॉर्मल कर्व जिसका मीन 0 होता है और
स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 1 होती है, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं और इसी को हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। अ नॉर्मल कर्व विद द मीन एक्स बार एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। तो किसी भी नॉर्मल कर्व को जिसका मीन कोई पर्टिकुलर वैल्यू एक्स बार है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है, उसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी उसके मीन को जीरो कर सकते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन को यूनिट कर सकते हैं बाय परफॉर्मिंग द चेंज ऑफ स्केल एंड द ओरिजन, उसके स्केल और ओरिजन में चेंज करके। ठीक है, तो इन द ओरिजिनल स्केल एक्स स्केल, अगर हमारा ओरिजिनल स्केल एक्स स्केल है जिसमें मीन की वैल्यू एक्स बार है और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है, इन द न्यू स्केल जेड स्केल, और नया स्केल जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन स्केल है, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का स्केल, उसको जेड स्केल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर 0 एंड 1। तो अगर ओरिजिनल स्केल में हमारा मीन एक्स बार है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है, तो हमारे स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व के लिए जो नया स्केल जेड स्केल बनेगा उसमें हमारा मीन कितना होना चाहिए 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होना चाहिए 1। तो उसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं इस कन्वर्जन के लिए, टू चेंज एक्स स्केल टू जेड स्केल इज जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा या एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा वियर म्यू इज़ द मीन, जहाँ पर म्यू क्या है उसका मीन है। तो इस फॉर्मूले का इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम एक्स स्केल को जेड स्केल में कन्वर्ट करते हैं अगर हमको एक्स स्केल में वैल्यू दी है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं बाय द एरिया अंडर द कर्व बिटवीन द टू जेड स्केल वैल्यूज़। नाउ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। द अपर लाइन गिव्स द एक्स स्केल, तो एक्स स्केल में हमारा एक्स बार है। ठीक है, इधर को वैल्यू आएगी एक्स प्लस डेल, एक्स प्लस 2 डेल, एक्स प्लस 3 डेल, इधर को आएगी एक्स माइनस डेल, एक्स माइनस 2 डेल, एक्स माइनस 3 डेल एंड सोन। इट इज़ सिमेट्रिक अबाउट द मीन, ये मीन के अबाउट सिमेट्रिक है। तो जितना एरिया इस कर्व का मीन के इस साइड ऑक्यूपाई होगा उतना ही एरिया इस साइड भी ऑक्यूपाई होगा। ठीक है, नाउ द कर्व डज इज नॉट टचिंग, डू नॉट टच द एक्स स्केल। जो आपकी हॉरिजेंटल लाइन है इसको टच नहीं करता तो इन्फिनिटी तक जाता है, लेकिन हम इस कर्व की वैल्यू इन्फिनिटी तक न लेके एक बाउंडेड रीजन में डिफाइन करते हैं। जो नीचे स्केल आपको दिया है दिस इज़ द जेड स्केल करस्पॉन्डिंग टू द एक्स स्केल, ये जेड स्केल की लाइन है जो एक्स स्केल के करस्पॉन्डिंग है, इन विच द मीन इज़ 0, जहाँ पर मीन क्या होता है 0 होता है। सो इन द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व द कर्व इज़ टेकन फ्रॉम एक्स जेड स्केल फ्रॉम 0 to 3 एंड 0 to -3। तो जितनी सिमेट्री इस साइड होगी कर्व की उतनी सिमेट्री इस साइड भी होगी। तो जितना एरिया इधर ऑक्यूपाई करेगा उतना ही एरिया इधर भी ऑक्यूपाई करेगा। दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी इन द हाफ कर्व इज सेम इन द हाफ लेफ्ट कर्व, दैट इज़ द होल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। तो पूरी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो यहाँ से यहाँ तक जितना भी एरिया होगा उसके रिस्पेक्ट में जो हम प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करेंगे वो 1 होगी। तो मीन यानी ओरिजन से इस साइड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.5 और इस साइड भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.5। तो टोटल कितना हो गया 1 फ्रॉम -3 to +3। अब जो हमारी जेड स्केल की वैल्यू है इसके रिस्पेक्ट में जो एरिया है वो हम एक टेबल से डिफाइन करते हैं, और वो टेबल आपकी बुक में पीछे दी हुई है। अगर हम बुक में पीछे चेक करेंगे जहाँ लॉगरिथमिक की टेबल दी है तो वहाँ पर आपको एक टेबल दी है जिसमें ऊपर लिखा है एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। तो दिस इज़ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इन विच दिस इज़ द मीन एंड इन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द मीन इज सिमेट्रिक कर्व। तो यहाँ पर जो आपको टेबल दी है इसमें जेड स्केल आपको दिया हुआ है। द जेड स्केल इज़ फ्रॉम 0 to 3, कहाँ तक दिया है 3 तक। तो 0 to 3 हम यहाँ तक लेते हैं, तो यहाँ भी 0 to 3 है यानी -3। तो क्योंकि एरिया क्या होता है स्केलर क्वांटिटी है तो उसका कोई साइन नहीं होता। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हमारा जो एरिया है वो 0.5 है तो यहाँ से यहाँ तक का भी एरिया क्या होगा 0.5। तो हम एक साइड का एरिया निकाल के दूसरी साइड उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टेबल का हम यूज़ करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हम स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। एज द मीन एट द सेंटर एंड द एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी, हमने कहा मीन सेंटर पे है और जो एरिया अंडर द कर्व है वो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो द टू हाफ्स अबाउट द मीन आर सिमेट्रिक, जो हाफ्स के अबाउट मीन के अबाउट टू हाफ्स होते हैं ये सिमेट्रिक होते हैं। सिंस द टोटल प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज 1, क्योंकि पूरी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। सो द एरिया और द प्रोबेबिलिटी टू बोथ साइड्स ऑफ द सेंटर और मीन विल टेक एज 0.5। तो पूरी प्रोबेबिलिटी -3 से 3 तक 1 है।
ठीक है, तो उसको हम 2 हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी 0.5, यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी 0.5, दैट इज़ P 0 to 3, Z की वैल्यू अगर 0 to 3 के बीच है या Z की वैल्यू -3 से 0 के बीच है, देन द वैल्यू इज़ 0.5। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सम प्रॉब्लम अबाउट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये टेबल आप जिस स्टूडेंट के पास भी बुक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जब भी आप पढ़ेंगे तो इस टेबल का यूज़ वहाँ पर मैं करना आपको बताऊँगा।